अगर आपको मिल्क प्रोड्यूस ज्यादा करना है तो उसके लिए 3 कंडीशन सबसे जरूरी है। एक, फार्मर को कभी नुकसान नहीं आना चाहिए। हर साल प्राइस अगर ऊंचा नहीं बढ़ा सकते हो, गिरना कभी नहीं चाहिए। जिस दिन प्राइस गिरा, किसान अगले साल के लिए नया गाय नहीं खरीदेगा। तो एक, आपको प्राइस स्टेबिलिटी लाना है मिल्क में। दूसरा, आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड से, सप्लाई से ज्यादा डिमांड होना चाहिए। तो आपको डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। और तीसरा कंडीशन यह है कि किसी को भी परमिशन नहीं किसी को भी छूट नहीं दी जानी चाहिए जिससे वो मार्केट में फार्मर का प्राइस घटा सके। इसका मतलब इंपोर्ट्स नहीं अलाउ है। इंपोर्ट्स अगर अलाउड है तो उसको संभालना पड़ेगा। कैसे संभालना पड़ेगा? उसके लिए जब 1960s में जब कायरा कोऑपरेटिव बन चुका था तो लाल बहादुर शास्त्री वो पहला प्रधानमंत्री था जो अच्छी तरह समझा कि कुरियन का काम लाजवाब है और पूरे देश को बदल सकता है। तो कुरियन से कहा, मैं आपकी जगह को देखना चाहता हूं, अगर हो सके 2-3 दिन आपके किसानों के बीच में रह सकता हूं। तो मुझे कुरियन हंसकर बोल रहा है, वो उसको मालूम ही था कि उसको झोपड़ी में रहना था। उसकी झोपड़ी में रहने के लिए कितना में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना पड़ा, वो साधारण आदमी को कभी नहीं मिलेगा। हाँ। पर फिर भी शास्त्री की जिद थी तो झोपड़ी में रहा 3-4 दिन। हर एक दिन वो खेतों में जाता था, किसानों से मिलता था, जहां से दूध कलेक्शन होता वो भी देख रहा था। और वो समझ गया जो कुरियन कर रहा था वो बिल्कुल अजीब था, अद्भुत था। उसे कुरियन तो शास्त्री ने कुरियन को बाद में लास्ट दफा बोला, जो तुम कर रहे हो बहुत अच्छा है, जो कुछ भी सरकार कर सकती है आपके मदद के लिए मुझे कह दो, आपको जो कुछ भी चाहिए मुझे कहो, मैं करवा कर दिखाऊंगा। तो कुरियन ने शास्त्री को मुझे कहा, मेरी एक ही खाली रिक्वेस्ट है, 1960s में मेरी खाली एक ही रिक्वेस्ट है। शायद बोलो कहो। इसे मुझे एक नया ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना चाहता हूं, उसे कह दीजिए NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके। मैं उसको सेटअप करना चाहता हूं, उसके लिए आपका परमिशन चाहिए। और उसके लिए उसका मेन कंडीशन, 2 मेन कंडीशंस हैं। एक, जो भी इंपोर्ट आता है खरीदार के रूप में, आप खरीद रहे हो मार्केट से, वो भी, और जो गिफ्ट देता है कोई देश, भारत इंडिया पुअर देश है, उसको गिफ्ट के रूप में आप दूध का प्रोडक्ट्स दे रहे हो, जो भी गिफ्ट है वो भी NDDB को दिया जाएगा। ओके। और NDDB उसको मार्केट में बेचेगा खाली उस प्राइस पर जो किसानों के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो मार्केट का प्राइस कभी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो एक कंडीशन है कि आप इंपोर्ट्स अलाउ नहीं करोगे प्राइवेट सेक्टर से, और जहां भी इंपोर्ट से गिफ्ट आएगा तो NDDB के थ्रू ही जाएगा। शास्त्री समझ गया। जब दिल्ली पहुंचा उसने सीधा चिट्ठी सबको लिखा, वी आर सेटिंग अप अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन। और NDDB पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, NDDB वाज क्रिएटेड। अब उन दिनों किसानों को ठीक प्राइस मिले, उसके पीछे भी एक फिलॉसफी थी। कुरियन ने सबसे पूछा, देखो भाई, अगर एक आदमी गाय रखता है, दूध प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद में आप आ रहे हो, मार्केट करते हो, एक और आदमी आता है पैकेजिंग करता है, उन तीनों में से कौन सबसे इंपॉर्टेंट है? अगर सबसे पूछो, जो आदमी प्रोड्यूस करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर ना मार्केटिंग रहेगा ना पैकेजिंग रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इस अगर वो प्रोड्यूस करता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका सबसे बड़ा शेयर मिलना चाहिए।
अब पूरे दुनिया में उन दिनों से आज तक 1/3 किसान को जाता है, 1/3 पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के लिए जाता है और 1/3 मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है। कोरियन से ये नहीं चलेगा, किसान को कम से कम 50% देना चाहिए। बोला ये असंभव है, उनको भी पैसा चाहिए। तो कुछ भी करो, 50% से कम अगर फार्मर को दोगे तो मैं तैयार नहीं हूं। तो उन्होंने बोला हम नहीं कर सकते इसमें, तो इसमें मत करो, मैं करके दिखाऊंगा। ओके। तो वहां कायरा में उसने अपना खुद प्रोसेसिंग यूनिट चालू किया, क्योंकि उसको मालूम था पास्चराइजेशन कैसे करना है। हाँ। खुद पैकेजिंग किया और उसने डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स की शुरुआत उधर से की थी। आज किसान को मिनिमम 70%, अधिकतर 85% जो मार्केट प्राइस का है उसका शेयर मिलता है। उसने पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक्स थी बदल दी। उसने दिखाया दुनिया को जब तक किसान को ज्यादा नहीं मिलेगा वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये कोऑपरेटिव क्या नाम है इसका भी, क्या है? वो कायरा कोऑपरेटिव थी, फिर कायरा कोऑपरेटिव के बाद में दूसरी कोऑपरेटिव बनाया, फिर तीसरी कोऑपरेटिव बनाया, टोटल 18 कोऑपरेटिव बनाए। और वो सब 18 कोऑपरेटिव्स को हार्मोनाइज करने के लिए कि सब साथ में काम करें, उसने एक फेडरेशन बनाया। वो फेडरेशन का नाम था गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, GCMMF। और अमूल जो ब्रांड है वो GCMMF संभालता है। तो जब जो भी प्रोडक्ट है GCMMF से निकलता है। आज GCMMF दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स कंपनी है। आज जो अमूल है देश का नहीं, पूरे एशिया का, शायद दुनिया का भी, पर एशिया का पक्का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल ब्रांड है। आज 24% जो मिल्क का है, जो पूरा मिल्क प्रोडक्शन है, 24 या 25% अमूल ब्रांड के नाम से बिकता है। वर्ल्ड का? इंडिया का। इंडिया को। ओके। और एक और चीज है कि अमूल जो ब्रांड है वो उसके अंदर उसके अमूल ब्रांड से आप दूध बेचते हो, दही बेचते हो, जो भी मिल्क प्रोडक्ट है, आइसक्रीम है, उसका अमूल के नाम पे जाता है। आज जो है मिल्क का शेयर इंडिया के GDP में 5.3% है। मिल्क का शेयर जो अपने इंडिया के GDP, एग्रीकल्चर के GDP है 24% शेयर है। क्वार्टर एग्रीकल्चर का जो GDP शेयर है वो मिल्क के हाथ में है। और उतना ही नहीं, एक और चीज है कि जो मिल्क का GDP है वो राइस और व्हीट को दोनों को जोड़ने के बाद मिल्क का शेयर ज्यादा है। ओके। अगर आप सरकार को देखोगे, कोई भी सरकार 1960 से आज तक जितना पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, जितना पैसा जाता है सरकार से, वो राइस और व्हीट के लिए ज्यादा आता था, मिल्क के लिए कुछ नहीं। और मिल्क सरकार के पैसे का कोई भी पैसा नहीं लिया, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट मिल्क इतना सबसे बड़ा इंडस्ट्री बन गया। जब कुरियन ने कहा 1990 में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होगा, 2001 तक इंडिया became the largest producer of milk in the world. And we still are. प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज राज शमानी क्लिप्स ऐसी क्लिप्स लाएगा पॉडकास्ट पे से जो शायद पॉडकास्ट पे भी नहीं होती। एक्सक्लूसिव, अनकट, अनफिल्टर्ड कंटेंट जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करेगा, जो आपको इंडिया में स्मार्ट इंसान बनने की हेल्प करेगा, एंड जो आपको हेल्प करेगा कि आप आपका इन्फ्लुएंस, ग्रोथ, प्रॉफिट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो करें। इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों में एक्सेल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।